हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 13, जिसमें हम पढ़ेंगे आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज। इसका मतलब आज हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जिसमें हम अपने सी प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं। तो बेसिकली आउटपुट होता क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं। तो आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है कि जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम लिखने के बाद जब उसको हम चलाएंगे, तो चलाने के बाद जो आपकी ब्लैक स्क्रीन होती है, जिसे कंसोल बोलते हैं, वहाँ पे जो कुछ मैसेज प्रिंट होके आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो कोई भी मैसेज आपका प्रिंट होने वाला है, चाहे आपका नाम हो या कोई आपसे नंबर इनपुट करने के लिए बोला जाए या कुछ आपका प्रोग्राम का रिजल्ट हो, जो भी इस स्क्रीन पे प्रिंट होके आने वाला है, जिसको देख के यूजर कोई रिएक्शन करेगा। ठीक है, यूजर कोई एक्शन करेगा, उसी जो स्क्रीन है उसकी आउटपुट डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, हमको क्या तैयार करना पड़ता है, यूजर इंटरफेस यहाँ पे डिज़ाइन करना होता है, ताकि यूजर देख के उसको समझ पाए कि उसका प्रोग्राम किस टाइप का है और उसे अगला काम क्या करना है। तो जो आपकी आउटपुट है, यानी आपकी स्क्रीन, जहाँ पे देख के यूजर आपका क्या करता है, इंस्ट्रक्शन करता है यहाँ पे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है आउटपुट। जहाँ पे यूजर देखेगा और देखने के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, तो उसे हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस। तो हम यहाँ पर अपने सी प्रोग्राम्स के अंदर एक खास लाइन लिख के कंपाइलर को ये बताने वाले हैं कि आउटपुट पे क्या दिखाई देने वाला है। एक बात यहाँ पे, जो हम यहाँ पे कंसोल स्क्रीन देखते हैं, वहीं पे आपके प्रोग्राम का सारा आउटपुट आता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक लाइन इंस्ट्रक्शन लिखना है, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जिससे क्या हो सके, आपके यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड हो सके कंसोल स्क्रीन पे, और कंसोल स्क्रीन पे जो कुछ मैसेज हम लोग प्रिंट करते हैं उसे ही क्या बोला जाता है, आउटपुट बोला जाता है। तो एक यहाँ पर आपके प्रोग्राम में आउटपुट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो आपका आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगा, उसी को डिज़ाइन करने की बात आज हम समझने वाले हैं कि कैसे हम आउटपुट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और समझते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमको आउटपुट देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आउटपुट देखने के लिए हो सकता है आपका यहाँ पर, आप आउटपुट स्पीकर से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, साउंड के रूप में। आउटपुट आप अपने प्रिंटर से भी प्राप्त कर सकते हैं एज अ हार्ड कॉपी। ठीक है, तो आप प्रिंटर से भी यहाँ पे अपना इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। ठीक है, ठीक है, हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस की। तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या होती है? पहले तो इस बात को समझिए कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होती क्या है। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस का मतलब एक ऐसी डिवाइस जो कि हर डिवाइसों से एक अलग, यानी एक ऐसी डिवाइस जो कि हर एक कंप्यूटर में होती ही होती है। तो आप सोच सकते हैं कि हर एक कंप्यूटर में अगर साउंड नहीं है तब भी वो काम करता है, प्रिंटर नहीं है तब भी वो काम करता है, वो एक अच्छा सा कंप्यूटर माना जाएगा। लेकिन अगर किसी कंप्यूटर में उसकी स्क्रीन ही नहीं है, ठीक है, क्या स्क्रीन ही नहीं है, स्क्रीन का मतलब मॉनिटर, उसका मॉनिटर ही नहीं है जिसमें यूजर देख के कोई काम कर सकता है। ठीक है, जब तक उसे देखेगा नहीं, इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जिसे देख के यूजर कोई रिएक्शन करता है। ठीक है, इंटरफेस जहाँ से प्रोवाइड होता है, जहाँ पे देखेगा तभी कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। तो अगर किसी कंप्यूटर में स्क्रीन ही नहीं होगी तो यूजर देखेगा क्या और उसके साथ इंटरेक्शन क्या करेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे बताने के लिए जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है उसको हम क्या मानते हैं, वो आपका है मॉनिटर। इसे हम क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर।
ठीक है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर में कहीं ना कहीं एक मॉनिटर लगा होता है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या है? आपकी मॉनिटर है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे आउटपुट की बात करेंगे और स्टैंडर्ड डिवाइस की बात करेंगे तो हमेशा बात किसकी होगी? आपके मॉनिटर पे होगी। तो मॉनिटर पे जो आपको सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है, ठीक है, क्या दिखाई देती है? एक आपके सामने स्क्रीन दिखाई देती है, उसी की बात कर रहे हैं कि उस स्क्रीन पे यूजर क्या देखेगा, ठीक है, और क्या देखने के बाद क्या रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेगा, उसे हम बोलते हैं आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आउटपुट इंस्ट्रक्शन हम लिख के अपनी स्क्रीन पे क्या क्या मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं और किस फॉर्मेट में प्रिंट करवा सकते हैं, इसी के लिए बनाया गया है एक प्री डिफाइंड फंक्शन जिसको हम बोलते हैं प्रिंटफ। इसका हम सिंटैक्स देखने वाले हैं। इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे सामने क्या है? एक मॉनिटर है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका मॉनिटर है। ठीक है, मॉनिटर। और इस मॉनिटर पे जो ये मॉनिटर है आपका, इसकी स्क्रीन पे जो कुछ भी मैसेज हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं, ठीक है, कुछ भी मैसेज प्रिंट कराएंगे और इसे यूजर देखेगा तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे आपने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया इंटर ए 2 नंबर, तो यूजर जब देखेगा कि यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि 2 नंबर हमको इंटर करना है, तभी वो कीबोर्ड से 2 नंबर को इंटर करेगा। उसके बाद अगला मैसेज हमारा आ जाएगा कि सम ऑफ, ठीक है, 4 and 5 is 9। तो यही जो आपकी एक पूरी की पूरी स्क्रीन है मॉनिटर की, इसी की बात हम कर रहे हैं। ये आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट डिज़ाइन है। तो हम कुल मिला के इसी को आज हम डिज़ाइन करना सीख रहे हैं कि हम अपने सी प्रोग्राम में कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जिसको लिख कर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका आउटपुट इंस्ट्रक्शन हम लिखने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंटफ की। जब भी बात यहाँ पे प्रिंटफ की होगी तो आप सीधा उसका मतलब समझिएगा आपकी स्क्रीन से। देखिए, आउटपुट आप प्रिंटर से भी ले सकते हैं, स्पीकर के थ्रू आप साउंड के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रिंटफ की, तो प्रिंटफ किसके लिए है? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो कि आपकी मॉनिटर है। तो जब भी बात होगी प्रिंटफ की तो आप समझिए कि हम बात कर रहे हैं अपने कंसोल स्क्रीन पे कोई मैसेज को प्रिंट कराने की। ठीक है, अगली चीज मैं आपको बता दूं कि प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये आपके सी लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइन हुआ है, पहले से लाइब्रेरी में मौजूद है। ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन आप भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये आपका क्या है? प्री डिफाइंड है, यानी सी की लाइब्रेरी में पहले से ही आपका ये क्या है? बना है। इसीलिए क्या है आपका? पहली बात तो प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसका यूज करके हम अपने मॉनिटर पे कोई भी मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। अगली चीज, प्रिंटफ इज नॉट ए कीवर्ड। कुछ लोग यहाँ पर समझते हैं कि प्रिंटफ क्या है? आपका कीवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रिंटफ कोई कीवर्ड नहीं है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। और फंक्शन की अभी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इतना समझिएगा कि कुछ सेट ऑफ टास्क होते हैं जिनको बार बार आपको फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है। तो ऐसे टास्क को हम क्या करते हैं? एक बैच में बना देते हैं। ठीक है, जितने काम आप बार बार करना चाहते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? एक बैच में बना देते हैं और उसका एक नाम रख देते हैं। फिर वो आपका क्या हो जाता है? वो जो आपकी पूरी बैच ऑफ कोड है उसको एक नाम से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। फंक्शन के बारे में ज़्यादा डेप्थ में हम अपने आने वाले फंक्शन चैप्टर में जानेंगे, पर अभी आप ये समझिएगा कि सेट ऑफ कोड या पीस ऑफ कोड होता है जिसको एक नाम दिया गया होता है और उस नाम से हम क्या कर सकते हैं? बहुत फ्रीक्वेंटली टास्क जो आपको लगातार करने होते हैं उसे हम एक फंक्शन में डिफाइन करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रिंटफ आपका क्या है? एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, आपकी लाइब्रेरी में पहले से मौजूद होता है। प्रिंटफ कोई कीवर्ड नहीं है। अगली चीज हमने बताया था सी लैंग्वेज क्या होती है? केस सेंसिटिव होती है। तो सी लैंग्वेज में जो प्रिंटफ है वो आपका स्मॉल लेटर में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे
आप देखेंगे तो प्रिंटफ हमने भी स्मॉल लेटर में ही लिखा है। अगली चीज़, प्रिंट और एफ के बीच में कोई स्पेस आपको नहीं देना है, तो आपको प्रिंटफ एज इट इज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो प्रिंटफ आपका कीवर्ड नहीं है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन आप मत रखिएगा दिमाग में, डाउट नहीं रखिएगा। प्रिंटफ आपका प्रीडिफाइंड फंक्शन है, एक कीवर्ड नहीं है। प्रिंटफ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी आउटपुट स्क्रीन पे, अपनी कंसोल स्क्रीन पे दो तरीके से मैसेज को प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज प्रिंटिंग टेक्स्ट एज इट इज। पहली चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो आपका मैसेज है, जो आपका टेक्स्ट है, उसको आप सेम टू सेम अपनी स्क्रीन पे प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन और वेरिएबल। इसके अलावा प्रिंटअप का यूज करके हम किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू या किसी वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट आउट करा सकते हैं। कहाँ पे कराएंगे, अपने कंसोल स्क्रीन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रिंटिंग टेक्स्ट एज इट इज। ठीक है, ये आप कैसे करेंगे कि एक जो टेक्स्ट होगा वो सेम आप कैसे प्रिंट आउट करा पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना टर्बो सी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए टर्बो सी पे, यहाँ पे हम एक सी फाइल बनाने वाले हैं। ठीक है, सोर्स कोड अभी जो आप जो स्क्रीन देख रहे हैं ये तो आपके टर्बो सी की है। ठीक है, इसको यहाँ पर प्रोग्रामर नहीं देखने वाला है। जो स्क्रीन प्रोग्रामर देखने वाला है वो आपकी कंसोल स्क्रीन होती है। जो कंसोल स्क्रीन होती है वो आपकी कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, यहीं पे यूजर देख के कोई एक्शन परफॉर्म करने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। हमेशा जो सी प्रोग्राम होता है उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा मेन फंक्शन से होती है। किससे होती है, मेन फंक्शन से। मेन भी आपका एक फंक्शन है और मेन फंक्शन से ही आपकी स्टार्टिंग होती है। और मेन की बॉडी हम पर यहाँ पर कर्ली ब्रेक से ओपन और क्लोज करते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट आउट कराते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ प्रिंट ऑफ। देखिए यहाँ पे प्रिंट और एफ में कोई स्पेस नहीं है, सभी आपको स्मॉल लेटर में लिखने हैं। और फिर यहाँ पर हम पैराथेसिस ओपन करेंगे और हम यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे और डबल कोट्स में जो कुछ लिखा जाता है उसको एज अ स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, कोई भी आपका यहाँ पे कैरेक्टर डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज्ड है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे हम अपना नाम प्रिंट कराना चाहते हैं या आप अपना नाम प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर और पैराथेसिस आपको क्लोज करना है। और किसी भी आउटपुट, यहाँ पे प्रिंटअप क्या है, एक आउटपुट स्टेटमेंट है। इससे जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है दीपक राज, ये एज इट इज जो आपका टेक्स्ट है वो आपकी कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट आउट आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद मैं प्रोग्राम को अब क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कंपाइल पे जाता हूँ और कंपाइल करता हूँ। अभी वार्निंग 0 आ रही है, सॉरी वार्निंग 1 आ रही है, एरर 0 है। ये वार्निंग अभी छोड़ दीजिए, एरर हमारे प्रोग्राम में कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं प्रोग्राम को, कंपाइल हो चुका है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और प्रोग्राम को लिंक करते हैं। लिंक करने का मतलब हमारे प्रोग्राम की exe फाइल बन जाना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है sourcefun.exe। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी आपके सॉफ्टवेयर यहाँ पर बन चुका है। exe फाइल बन जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। और मैं जैसे ही रन कराऊंगा आप आउटपुट देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, दीपक राज। ठीक है, मैं रन करा रहा हूँ, आप ध्यान से आउटपुट देखने की कोशिश कीजिएगा। रन करता हूँ तो आप यहाँ पे क्या आउटपुट देख पाए। ठीक है, आउटपुट आया पर आउटपुट तुरंत क्या हो गया, क्लोज हो गया। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर एक ही लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखा है दीपक राज के लिए, और वो प्रिंटफ के अंदर। तो जैसे ही यहाँ पर सबसे पहले मेन फंक्शन चला, मेन फंक्शन के बाद उसको एक स्टेटमेंट मिला प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर हमें डबल कोट्स में दीपक राज लिखा, तो दीपक राज एज इट इज आपका स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। और प्रिंट होने के बाद जैसे ही आपका ये प्रिंटअप का काम खत्म हुआ, तैसे ही क्या हो गई, कंसोल स्क्रीन आपकी आउटपुट खत्म हो गया। मतलब जैसे ही प्रोग्राम एंड हो जाएगा तैसे ही आपकी क्या होगी, आउटपुट स्क्रीन भी आपकी क्लोज हो गई। और ये तीनों काम इतना फास्ट हो गया कि हम अपने आउटपुट देख ही नहीं पाए। ठीक है, तो हम अपना आउटपुट यहाँ पर नहीं देख पाए। बाकी आपका आउटपुट आया, ठीक है, ब्लिंक भी किया, लेकिन हम आउटपुट अपना देख नहीं पाए। तो हम अपना आउटपुट चाहते हैं कि देख सकें, ठीक है, और तब तक स्क्रीन रुकी रहे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक और प्री डिफाइंड फंक्शन है गेट सी एच। गेट सी एच जैसे इसका नाम लिखा है, गेट का मतलब कोई चीज़ लेना होता है, सी एच का मतलब होता है कैरेक्टर। ठीक है, तो गेट सी एच भी आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये आपका क्या है, इनपुट इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे क्या करता है, ये एक कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए वेट करता है। ठीक है, और एक कैरेक्टर जब तक हम यहाँ पर देंगे नहीं तब तक गेट सी एच फंक्शन का काम खत्म नहीं होगा, और आपकी स्क्रीन क्या रहेगी, होल्ड रहेगी। और जब तक स्क्रीन होल्ड रहेगी तब तक हम क्या करेंगे, अपना आउटपुट प्रोग्राम का देख पाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि गेट सी एच का काम क्या होता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में आ जाता है। तो लोग बता, ज़्यादातर स्टूडेंट का जवाब होता है कि गेट सी एच का काम होता है स्क्रीन को होल्ड करना। ये बिल्कुल गलत जवाब है। गेट सी एच का काम क्या होता है, आपके कीबोर्ड से एक कैरेक्टर को इनपुट लेना, और जब तक इनपुट आप कीबोर्ड से दे नहीं देंगे एक कैरेक्टर का, तब तक गेट सी एच फंक्शन का काम समाप्त नहीं होगा, और आपकी स्क्रीन क्या रहेगी, होल्ड रहेगी। ठीक है, यानी अभी तक क्या होता था, प्रिंटअप का काम चल रहा था, प्रिंटअप का काम जैसे खत्म हो गया और कुछ लाइन लिखी ही नहीं हुई थी, तो इसलिए प्रोग्राम का आउटपुट आके ब्लिंक होके एक बार आपके सामने बंद हो जा रहा था। तो अब इसी प्रोग्राम को हम दोबारा कंपाइल और रन करते हैं। ठीक है, अभी वार्निंग आपकी 1 है, एरर 0। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोग्राम को रन कराते हैं। ठीक है, Alt F9 से। चलिए प्रोग्राम को रन कराएंगे, और आप लोग अब की बार देखिए। अभी आप देख रहे हैं दीपक राज 2 बार प्रिंट आ रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ है, आपकी स्क्रीन रुकी हुई है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। और ये स्क्रीन तब क्यों रुकी हुई है, क्योंकि बैक साइड में अभी आपका गेट सी एच जो फंक्शन है वो चल रहा है, और वो वेट कर रहा है कि आप कीबोर्ड से कोई की को प्रेस करें और उसका काम खत्म हो। तो जब तक आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे तब तक गेट सी एच फंक्शन चल रहा है, इसलिए आपकी जो स्क्रीन है वो होल्ड है। ठीक है, और 2 बार आपका मैसेज दीपक राज प्रिंट हुआ है। ये पहला वाला जो दीपक राज है वो हमने इससे पहले जो एक बार कंपाइल रन कराया था उसका आउटपुट है, और उसके बाद दीपक राज दोबारा यहाँ पे आउटपुट इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी दोबारा हमने प्रोग्राम को फिर से रन कराया। तो प्रोग्राम को जितनी बार आप यहाँ पे रन कराते जाएंगे वो आपका क्या करेगा, प्रिंटअप उसके आगे ही कर्सर के अकॉर्डिंग प्रिंट करता चला जाएगा। अब मैं जैसे ही कोई की यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, गेट सी एच फंक्शन का काम समाप्त होने वाला है, और आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है इसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो आपके सामने अभी कंसोल स्क्रीन दिखाई दे रही है इसी की बात कर रहा हूँ। इसका आउटपुट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तुरंत गेट सी एच फंक्शन के समाप्त होने के साथ एंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी की प्रेस करता हूँ तो देखिए आपका आउटपुट क्या हो गया, हट गया। ठीक है, एक बार दोबारा अगर मैं इसी प्रोग्राम को चलाता हूँ, आप देखेंगे कि दीपक राज तीसरी बार प्रिंट हुआ है, और फिर से आपका गेट सी एच फंक्शन चल रहा है, ताकि आप कोई भी कैरेक्टर प्रेस करें और उस कैरेक्टर को गेट सी एच फंक्शन आप इनपुट करें, और उसके बाद क्या हो जाए, आपकी स्क्रीन को बंद हो जाएगी। ये स्क्रीन आपकी इसलिए रुकी है क्योंकि गेट सी एच चल रहा है। इसलिए रुकी है क्योंकि गेट सी एच फंक्शन चल रहा है और वो कैरेक्टर लेने के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, जैसे हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे, गेट सी एच का काम खत्म, प्रोग्राम आपका खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज बार बार आपका प्रिंट आउट आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये जो पिछला आउटपुट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, आउटपुट अगर आप देखना चाहते हैं तो Alt F5 से भी देख सकते हैं।
ठीक है, 3 बार आपका दीपक राज प्रिंट हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमेशा हमारी कंसोल स्क्रीन पे फ्रेश आउटपुट आए, यानी जो भी पिछला आउटपुट था वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो इसके लिए भी हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है क्लियर स्क्रीन। ठीक है, CLRSCA, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और इस फंक्शन का काम क्या होता है, स्क्रीन को क्लियर करना। ठीक है, यहाँ पे मैं कंपाइल करता हूँ, अभी वार्निंग आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, एरर कोई नहीं है मेरे प्रोग्राम में। तो अब क्या हुआ होगा, सबसे पहले एक एक लाइन चलेगी, तो अब स्क्रीन आपकी हो जाएगी क्लियर। ठीक है, उसके बाद प्रिंट होगा आपका मैसेज दीपक राज, उसके बाद गेट ch चलेगा और हम अपना आउटपुट देख पाएंगे। देखिए, एक बार दीपक राज आ रहा है, गेट ch अभी चल रहा है, इनपुट लेने के लिए वेट कर रहा है, और जब तक हम कोई की प्रेस करने वाले नहीं है तब तक आप अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो क्लियर स्क्रीन का बेसिकली काम क्या होता है, क्लियर स्क्रीन का काम होता है स्क्रीन को क्लियर करना। अच्छा, मैं आपसे ये फंक्शन आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्लियर स्क्रीन यहाँ पे लगा देता हूँ, ये क्लियर स्क्रीन में यहाँ पे लगा देता हूँ, अब जरा मुझको बता पाएंगे कि आउटपुट क्या आना है। चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके सोचिए, ठीक है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कंसोल स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं दीपक राज प्रिंट होता तो नहीं दिखाई देगा। देखिए, कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है लेकिन आउटपुट आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्यों नहीं देख पा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सी प्रोग्राम्स के अंदर जिस स्टेटमेंट में जो भी आप लाइन सीक्वेंसली लिखेंगे वो आपका ऐसे ही आपका काम होने वाला है। यानी पहला लाइन जो आप लिखेंगे उसके बाद दूसरी लाइन चलेगी, तो सबसे पहले क्या चली होगी, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ तो सबसे पहले क्या चला होगा, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन चली, स्क्रीन आपकी क्लियर हो गई। फिर दूसरी लाइन में आपका प्रिंटअप चला तो दीपक राज आपकी कंसोल स्क्रीन पे एक बार प्रिंट हुआ। फिर लेकिन जब तीसरा लाइन आपकी चली, ठीक है, ऊपर से नीचे आपकी चलती आएगी, ठीक है, टॉप टू बॉटम चलती है। फिर जब क्लियर स्क्रीन चला होगा तो दीपक राज जो मैसेज था वापस क्या हो गया, क्लियर स्क्रीन फंक्शन ने उसको क्लियर कर दिया। और फिर गेट ch चल रहा था जो कि हमको स्क्रीन पे एक कैरेक्टर लेने के लिए वेट कर रहे थे। चाहे तो मैं आपको एक एक बार करके एक एक रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चलाता हूँ। देखिए, फंक्शन आएगा मेन पे, उसके बाद आएगा क्लियर स्क्रीन। ठीक है, क्लियर स्क्रीन चलने के बाद क्या होगा, स्क्रीन आपकी क्लियर हो गई। चाहे तो आप Alt F5 करके अभी रिजल्ट देख सकते हैं, स्क्रीन आपकी क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे अब प्रिंटअप चलेगा। प्रिंटअप चला, दीपक राज अभी कंसोल पे आपका प्रिंट आउट होगा। देखिए, दीपक राज अभी प्रिंट आउट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर फिर से क्लियर स्क्रीन चलेगी। अब आप देखेंगे तो क्या होगा, स्क्रीन में क्लियर स्क्रीन ने दोबारा क्या किया, स्क्रीन को क्लियर कर दिया। और फिर अब गेट ch चलेगा। अभी एक स्क्रीन होल्ड किया है, ठीक है, एक कैरेक्टर लेने के लिए, तो हम एक कैरेक्टर प्रेस करते हैं, ये प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। तो सी लैंग्वेज के अंदर जिस क्रम से आप स्टेटमेंट्स को लिखते हैं उसी क्रम से आपका काम चलता है। ठीक है, गेट ch अगर ऊपर लगा देंगे तो सबसे पहले आपसे एक कैरेक्टर लेने के लिए ही बात करेगा। ठीक है, चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन हटा देता हूँ, इसके पहले गेट ch लगा देते हैं। गेट ch, ठीक है, अब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करके आपको बताता हूँ। अभी दीपक राज स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है और जैसे मैं कोई की प्रेस करूंगा, ठीक है, जैसे मैं कोई की प्रेस करूंगा तो क्या होने वाला है, समझ में आ रही बात क्या? ऐसे ही आपका अगला फंक्शन क्लियर स्क्रीन चलने वाला है और दीपक राज जो मैसेज है अभी प्रिंट हो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया, देखिए क्लियर स्क्रीन चल चुका है, दोबारा गेट ch चल रहा है, दोबारा मैंने की प्रेस की और प्रोग्राम है। अगर मैं गेट ch यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं गेट ch यहाँ लगा देता हूँ, अभी गेट कैरेक्टर पे मैं पहले मैसेज कुछ प्रिंट आउट नहीं आएगा, सबसे पहले वेट करेगा कि एक कैरेक्टर में कोई प्रेस करूं, तभी अगला फंक्शन यहाँ पे चलने वाला है प्रिंट अप। उससे पहले गेट ch चल रहा है, गेट ch वेट कर रहा है कि हम कोई की प्रेस करें, तो हमने यहाँ पे प्रेस किया ए। ठीक है,
तो जैसे हमने यहाँ पे ए प्रेस किया, प्रिंट अप चला, दीपक राज प्रिंट हुआ, तुरंत क्लियर स्क्रीन चली, इसलिए हम आउटपुट पे कुछ देख नहीं पाए। ठीक है, तो ये जो मैंने 3-4 क्रम आपको बदल के बताया, इसका मेरा मेन मकसद ये है कि आप ये समझ लीजिए कि सी लैंग्वेज में जिस लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे, आपका फंक्शन, आपका प्रोग्राम उसी तरह से काम करता जाएगा। पहले गेट सी एच लगाएंगे तो गेट सी एच पहले चलेगा, प्रिंटअप पहले लगाएंगे तो प्रिंटअप पहले चलेगा, क्लियर स्क्रीन पहले लगा देंगे तो क्लियर स्क्रीन पहले चलेगा। तो जो जिस क्रम में आप जिस ऑर्डर में अपने लाइन ऑफ स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन लिखते जाएंगे सी लैंग्वेज के अंदर, वो आपका उसी स्टेटमेंट में चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूं कि दीपक, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूं, अभी ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और दोबारा मैं प्रिंटअप लिखता हूं। अच्छा, ये फंक्शन आप कितनी बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई रूल नहीं है कि एक ही बार लिखेंगे। दीपक राज मैं चाहता हूं कि नई लाइन में आ जाए, तो क्या ये आ सकता है? आप सोच के देखिए, तो ये ऐसे ही आएगा एक ही लाइन में। तो अगर हम चाहते हैं कि नई लाइन पे चला जाए तो हम क्या करेंगे? हमने इसके पहले फॉर्मेट, उसके पहले एस्केप सीक्वेंसेस बताए, तो हम चाहते हैं यहाँ पे कि जब दीपक प्रिंट हो जाए तो कर्सर नई लाइन पे मूव कर जाए। हम यहाँ पर लिखते हैं न्यू लाइन, दीपक प्रिंट होने के बाद कर्सर आपका न्यू लाइन पे चला जाएगा, उसके बाद अगला प्रिंटअप जो चलेगा तो वो अगली लाइन से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो ये आप दीपक राज इस तरह से आउटपुट आ सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ भी \n लिख देता हूँ तो अब क्या काम होगा? आप देखिए कि कर्सर नई लाइन पे पहले आ चुका है। तो ये स्केप सीक्वेंसेस आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर में जरूर पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हम फॉर्मेटिंग को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है गो टू एक्स वाई। तो यहाँ पे लिखते हैं गो टू एक्स वाई। ठीक है, देखिए आपकी कंसोल स्क्रीन, मैं इसको एक अलग से सेपरेट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। गो टू एक्स वाई, यहाँ पे जो आपका स्क्रीन होती है कंसोल स्क्रीन, उसमें हम 80 कैरेक्टर हॉरिजेंटली प्रिंट कर सकते हैं और 25 लाइंस होती हैं, मतलब वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल की बात करेंगे तो 25 और हॉरिजेंटल कैरेक्टर्स की बात करेंगे कितने प्रिंट कर सकते हैं? 80 कैरेक्टर्स। तो गो टू का क्या होता है कि गो टू मतलब जाओ, कहाँ पे? एक्स का मतलब एक्स एक्सिस और वाई का मतलब वाई एक्सिस। एक्स का मतलब आपका होता है हॉरिजेंटल और वाई का मतलब होता है वर्टिकल। कर्सर की पोजीशन लेके जाना है। अभी मैं कोई यहाँ पे की नहीं प्रेस करने वाला हूँ, मैं कर्सर की पोजीशन लेके जाने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कर्सर की पोजीशन एक्स पे चली जाए 40th पे, ठीक है, एक्स पे कहाँ पे चली जाए? 40th कैरेक्टर, यानी आपका चला जाए हॉरिजेंटल पे और ऊपर से नीचे चला जाए 13th लाइन पे। अभी मैं केवल स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ कर्सर की पोजीशन कहाँ जा रही है। तो देखिए कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है अभी मिडिल ऑफ पे, यानी अगर मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट कराऊंगा तो कहाँ पे प्रिंट होगा? आपकी मिडिल स्क्रीन पे, बीचों बीच पे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट ऑफ और अपना नाम राज, तो कर्सर कहाँ पे था? कर्सर था मिडिल पे। तो ये मैसेज भी कहाँ पे प्रिंट होने वाला है? जहाँ पे कर्सर था वहीं पे जाके मैसेज प्रिंट होने वाला है। तो आप देखिए स्क्रीन के बीच में राज प्रिंट होने वाला है, एग्जैक्ट मिडिल पे नहीं है, एक आध दो कैरेक्टर इधर उधर है, वो हम अलग से फॉर्मूला पे देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो आप ये बहुत एक अच्छा फंक्शन है कि आप फॉर्मेटिंग चाहे जहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ फर्स्ट कैरेक्टर से प्रिंट करूंगा और 25th लाइन पे जाऊंगा, वहां पे राज प्रिंट हो जाए। देखिए राज एकदम नीचे प्रिंट हो रहा है। तो गो टू एक्स वाई फंक्शन एक फॉर्मेटिंग के लिए बहुत अच्छा फंक्शन है, जिससे हम अपनी स्क्रीन पे कहीं भी मैसेज को प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है, आपसे मैं कहता हूं कि आप लोग ट्राई कीजिएगा कि चारों कॉर्नर पे प्लस मिडिल पे, ठीक है, चारों कॉर्नर जो होती है ना, मैं आपको दिखाऊं क्या? ये जो राज प्रिंट हो रहा है, इसके चारों कॉर्नर पे प्लस मिडिल पे अपना नाम प्रिंट कराने के लिए आप देखिए।
ठीक है, क्या प्रिंट आउट करा सकते हैं गो टू वाई फंक्शन का यूज करके। ठीक है, बाकी मैं इसके लिए अलग से चैप्टर बनाऊंगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कर्सर को हम लोग कैसे, क्लियर स्क्रीन का क्या यूज है, गेट सी एच का काम क्या चल रहा है, और प्रिंटअप में क्या क्या। तो प्रिंटअप के अंदर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख देना, वो आपका क्या होता है, एज इट इज आपका प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। तो हमने पहली बात यहाँ पे देख लिया, क्या चीज, कि प्रिंटिंग टेक्स्ट एज इट इज। ठीक है, प्रिंटिंग क्या करना, टेक्स्ट को एज इट इज जो भी आपका प्रिंट करना। फिर अगली चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम किसी वैल्यू या किसी वेरिएबल या किसी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो कैसे हम प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है, यही हम अगले अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं कुछ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखे हुए हैं, जिनका यूज करके, ठीक है, जिनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने डिज़ायर आउटपुट, यानी जो आपका आउटपुट चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, उसको लगा के हम यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए दोबारा चलते हैं अपने स्क्रीन पे, और इसको मैं हटा देता हूँ। तो सबसे पहले, इसके पहले हमने बताया था डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले डेटा टाइप मैं डिक्लेयर करता हूँ। जैसे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ INTA, ठीक है, और उसकी वैल्यू लिख देता हूँ 4, और उसके बाद कॉमा, बी की वैल्यू लिख देता हूँ 6। ठीक है, और मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। तो ये क्या है, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम इंट टाइप, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल बना रहे हैं, ए और बी, जिसके अंदर हम बनाते समय उसमें इनिशलाइज कर दे रहे हैं 4 और 6 को। अब हम ये चाहते हैं, ठीक है, क्या चाहते हैं कि हम ये जो नंबर्स है उसको हम अपने स्क्रीन पे प्रिंट कराएं। ठीक है, तो हम इस नंबर को कैसे प्रिंट कराने वाले हैं, प्रिंटअप से, इससे प्रिंटअप फंक्शन से। अगर मैं यहाँ पे प्रिंटअप वैल्यू, एक ही वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ 4, तो अगर मैं डबल कोट्स के अंदर 4 लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट हो रहा है, 4। अच्छा, स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं ताकि आउटपुट हम लोग सही से देख पाएँ क्लियर स्क्रीन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी क्या आने वाला है, आउटपुट 4 आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक ही वैल्यू 4 नहीं प्रिंट हो रही, ये डबल कोट्स के अंदर 4 लिखा है इसलिए प्रिंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे एक ही वैल्यू 10 रख दूंगा तब भी क्या होगा, हमेशा जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, 4 ही प्रिंट होने वाला है। ये सही नहीं है, हम ये चाहते हैं। अच्छा, वार्निंग हटाने के लिए एक बार वॉइड लिख देते हैं बार बार। तो हम यहाँ पे एक ही वैल्यू कुछ भी लिखें, तो हम ये चाहते हैं कि बार बार क्या हो, एक ही वैल्यू प्रिंट हो, नहीं तो बार बार क्या होगा, 4 ही प्रिंट होगा, एक ही वैल्यू कुछ भी हो। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का। तो यहाँ पे डेसिमल के लिए हम यूज करते हैं %D, ठीक है, D फॉर डेसिमल इंटीजर। और डबल कोट्स के स्ट्रिंग क्लोज होने के बाद इस साइड में हम लोग किसी वेरिएबल लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम, कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली ए लिखता हूँ। तो अब क्या होगा, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कहाँ पे प्रिंट होगी, जहाँ पे लिखा है %D। तो %D क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो प्रिंट नहीं होता बल्कि उस फॉर्मेट में वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट करता है। अब ए की वैल्यू क्या है, 10, तो %D की जगह, जो कि डबल कोट्स में लगा है, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अभी देखिए ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है।
अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर वापस से 4 रख देता हूँ तो अब क्या प्रिंट होगा, अब 4 प्रिंट होगा। यहाँ पे ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। तो परसेंट साइन डी लिखा तो ए की वैल्यू लगातार प्रिंट हो रही है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि मैसेज कुछ इस तरह से प्रिंट आए, कैसा प्रिंट आए, वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ नहीं, पहले यहाँ पे प्रिंट करते हैं ए इज इक्वल टू, ठीक है, अभी तो 4 है ए की वैल्यू तो इसलिए 4 ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो हमको क्या करना है कि डबल कोट्स के अंदर जो कुछ आप लिखेंगे वो तो सेम प्रिंट होना है। तो मैं ए लिखूंगा, इक्वल, यहाँ पे इक्वल टू लिख दूंगा। अब ए की जगह ए प्रिंट होगा, इक्वल की जगह इक्वल प्रिंट होगा, स्पेस की जगह स्पेस, लेकिन परसेंट साइन डी की जगह ए जो आपका इधर लिखा हुआ है कॉमा के बाद उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, किसकी जगह परसेंट साइन डी, यानी आउटपुट क्या आएगा, ए इक्वल टू 4। ठीक है, रन करा के देखें, देखिए ए इक्वल टू 4 आ रहा है। अच्छा, एक बात और, ये जो यहाँ पे ए इक्वल टू 4 आ रहा है वो ए इक्वल टू इस ए की वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है, कि ए इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे 4 आ रहा है। ये जो 4 आ रहा है वो डबल कोट्स के अंदर ए लिखे होने से नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, ठीक है, कॉमा लगाने के बाद उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू ए इक्वल टू 4 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि ए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी। अगर मेरी बात गलत हुई तो बी के यहाँ पे आ जाना चाहिए क्या, तो 6 आ जाना चाहिए। बी इक्वल टू 6 है पर आएगा क्या, बी इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि परसेंट साइन डी की जगह ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, देखिए बी इक्वल टू 4, ये जो 4 प्रिंट हो रहा है वो ए की वजह से प्रिंट हो रहा है, ना कि इधर डबल कोट्स में आप जो भी लिखेंगे वो आपका ऐसे प्रिंट होने वाला है। ठीक है, परसेंट साइन डी की जगह यहाँ पर जो आप लिखेंगे, ठीक है, वो आपकी वैल्यू प्रिंट आउट होने वाली है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखने चाहते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज 4, ठीक है। अच्छा, बाद में कुछ भी हो सकता है, 4 की जगह अगर ए की वैल्यू 6 होगी तो 6 प्रिंट होगा, 10 की जगह 10। तो हम क्या लिखेंगे, आप स्क्रीन को पॉज करके खुद से लिखने की ट्राई कीजिए, ठीक है, और उसके बाद देखिए आउटपुट आता है आपका सही कि नहीं। ये हम चाहते हैं वैल्यू ऑफ ए इज 4, तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, इज, ये तो ऐसे प्रिंट होने वाला है, और हम चाहते हैं फिर क्या हो, 4 प्रिंट हो जाए, यानी ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंट साइन डी, वैल्यू ऑफ ए इज, ये तो सेम एज इट इज प्रिंट होने वाला है, लेकिन परसेंट साइन डी की जगह ए की वैल्यू प्रिंट होगी। हमने यहाँ पे देखिए आपका मैसेज वैल्यू ऑफ ए इज 4, ठीक है। अगर ए की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, सपोज कीजिए कि यहाँ की वैल्यू इसकी आ जाएगी 55, तो अभी वो मैसेज आपका वैल्यू ऑफ ए इज 55, मतलब जो स्ट्रिंग के अंदर है वो तो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल्स की वैल्यू जो भी रहेगी वो सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं ऐसा मैसेज आए, वैल्यू ऑफ इज 4 वैल्यू ऑफ ए इज 4 एंड बी इज, जो भी हो, अभी तो 6 है, 6 की बात करेंगे। स्क्रीन को पॉज करके आप लिखने को ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड, क्योंकि सेम प्रिंट करना है, बी इज, क्या प्रिंट होना चाहिए, 6। तो यहाँ पे डायरेक्ट 6 नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट 6 लिखूंगा तो बार बार 6 ही प्रिंट होगा, इसलिए मैं लिखूंगा परसेंट साइन डी, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू पहले प्रिंट हो, फिर उसके बाद दूसरे परसेंट साइन पे बी की वैल्यू प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख के इसको ऐसे चलाऊंगा, तो देखिए वैल्यू ऑफ ए इज 55 एंड बी इज 6। तो पहले परसेंट, 2 बार परसेंट साइन डी पूरे स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, तो जहाँ जहाँ परसेंट साइन डी लिखा हुआ है उसी क्रम से इधर जो आप कॉमा लगाने के बाद, स्ट्रिंग क्लोज करने के बाद आप लिखेंगे वैल्यू वेरिएबल्स, उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होने वाली है परसेंट साइन
डी की जगह पे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसा मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, कैसा मैसेज, मैं चाहता हूँ थोड़ा चेंज करता हूँ, सम ऑफ, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, सम ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, जो भी हो, जैसे 55 और 6 को जोड़ेंगे तो अभी क्या रिजल्ट आने वाला है, अभी आना है 61, ऐसे आता है 61। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आप बता पाएंगे, स्क्रीन को पॉज कीजिए, खुद सोचिए। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग कुछ ऐसे लिखना है, सम, अच्छा मैं पूरा मिटा के लिखता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा इस चीजें, सम इज सॉरी, सम ऑफ ए एंड बी इज परसेंट साइन, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ, a प्लस बी, ठीक है, चलिए देखते हैं, लिखा है सम ऑफ a एंड b इज 61, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसको चेंजेस करूंगा, सपोज 4 कर दिया तो आएगा 10, तो परसेंट साइन डी की जगह वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होने वाली है। अच्छा, एक और लास्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ प्रिंट कराऊं उसकी वैल्यू, जैसे बी की वैल्यू है 6 और ए की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे प्रिंट आ जाए सम ऑफ 4 एंड 6 इज 10। अच्छा, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा, 4 6 और 10 लगातार वेरिएबल की जो भी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब ए की जगह चाहते हैं कि ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो क्या लिखेंगे, परसेंट साइन डी, बी की जगह बी ना प्रिंट हो उसकी वैल्यू हो जाए तो परसेंट साइन डी यहाँ पे लिखिए। तो तीसरी बार तो लिखा ही है परसेंट साइन। तो पहली बार क्या चाहते हैं, पहली बार चाहते हैं कि ए की वैल्यू प्रिंट हो तो कॉमा ए लगा दिया, फिर चाहते हैं बी की वैल्यू प्रिंट हो तो बी लगा दिया, फिर चाहते हैं दोनों का सम प्रिंट हो जाए तो ए प्लस बी लगा दिया। अब जरा देखिए इसको आउटपुट, सम ऑफ 4 एंड 6 इज 10। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ 65 और यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ इसकी 63, तो अब देखिए क्या आउटपुट आएगा, 63 एंड 65 इज 128। ठीक, तो इसके अलावा आप बहुत सारी तरीके से फॉर्मेटिंग करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इधर आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और जिस क्रम से सर परसेंट साइन डी लिखा जाएगा और इस क्रम में वैसे ही आपका प्रिंट आउट आता चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्टल में प्रिंट करने के लिए O, हेक्साडेसिमल में प्रिंट करने के लिए X। ठीक है, तो जैसे, तो आपको समझ में आ गया स्ट्रिंग का मतलब। ठीक है, जहाँ जहाँ परसेंट साइन डी का यूज करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ A इक्वल टू 125। अब मैं चाहता हूँ कि ये आपका प्रिंट हो जाए ऑक्टल में तो परसेंट हो। अच्छा, एक बात और, जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो सब आपके स्मॉल में ही रहेंगे और परसेंट के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए, पर कैसे प्रिंट हो जाए, ऑक्टल में। तो इसको मैसेज को प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है, 175 ये आपका आएगा किसमें, ऑक्टल में। ठीक है, 125 को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट आप करेंगे, डेसिमल है 125, अगर ऑक्टल में करेंगे तो कितना आएगा, 175। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप प्रूफ चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 175, 175। अगर मैं 175 को यहाँ पे असाइन करा दूं, 125 आएगा, दिखा दूं, 175 जीरो से स्टार्ट किया मतलब ऑक्टल नंबर,
और यहाँ पे अभी मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ, वहाँ पे डेसिमल लिखा था, अब मैं इसका उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ए की वैल्यू में क्या करता हूँ, परसेंट साइन डी लगा के ऐसे इसे प्रिंट करता हूँ। देखिए 125 आ रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। अगर मैं यहाँ पे 125 को प्रिंट कराना चाहता हूँ हेक्साडेसिमल में, तो मैं लिखूंगा परसेंट एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा हेक्साडेसिमल के लिए क्या है, परसेंट एक्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंट एक्स। अब ये प्रिंट होगा किस टाइप में, हेक्साडेसिमल। तो 125 को अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 7D। तो आप छोटे छोटे देखिए यहाँ पे आप प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, कि हम ऑक्टल से इसमें और उसमें कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, कन्वर्जन का एक प्रोग्राम आप बना रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने दो नंबर्स को जोड़ने का एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो दो नंबर का जोड़ने को एक अच्छा सा डिजाइन आउटपुट करके हमने प्रोग्राम बनाया। अभी मैं थोड़ा छोटे छोटे कन्वर्जन के प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि क्या आ रहा है, 7D आ रहा है। तो 7D 125, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0x7D, और इसको मैं अगर प्रिंट कराऊंगा डेसिमल में तो क्या आएगा बता पाओगे, 125 आएगा। अभी कन्वर्ट करके तो हमने देखा था, ठीक है। तो आप कन्वर्जन का प्रोग्राम इस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, अगर आप अनसाइंड प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 32,769, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊं तो क्या आएगा बता सकते हो, नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो इंटीजर होते हैं, ठीक है, साइन वाले, उनकी जो लेंथ होती है मैक्सिमम वो 32,767 होती है, और आप 759 दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। तो अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंट यू। ऐसा अगर सोच रहे हैं तो आप सोचिए क्या आएगा आउटपुट, देखिए 32,759 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने एक अनसाइंड के रूप में इसे प्रिंट कराया है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखनी है, अनसाइंड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 तो क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। अगर मैं लिखता हूँ -1 तो क्या प्रिंट होगा। तो अभी आपको समझना है कि जो अनसाइंड नंबर होते हैं उसमें साइन नहीं होती है, केवल पॉजिटिव नंबर होता है। तो -1 तो आता ही नहीं है, वो 0 से लेकर 65,535 तक जाता है। तो अभी अगर हम 0 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, सोच के देखिए। 0 है, 0 में से एक और माइनस कर दो, तो अगला नंबर क्या जनरेट होता है, 65,535। यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा वो आपका आएगा 65,535। अगर -2 करूंगा तो क्या आएगा, 65,534। समझ में आई बात। तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर स्टोर करना चाहते हैं, परसेंट साइन यू लगाएंगे, तो आप यहाँ पर इसको प्रिंट आउट करा पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से शॉर्ट और लॉन्ग इंटीजर आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी रेंज की बात यहाँ पे आएगी तो फ्लोट के लिए आप %f यूज करेंगे, ई और जी, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए होती है, नॉर्मली हम लोग केवल फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। एक बार देख लेते हैं फ्लोट का यूज करके, ठीक है। फ्लोट और कैर दो चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कीवर्ड लिखेंगे फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन a = 25.32, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, %f लगाया तो फ्लोट की वैल्यू प्रिंट होगी, रियल नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए 25320000। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर्स प्रिंट होने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर्स प्रिंट होते हैं फ्लोट में, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं a इज इक्वल टू, ए इज और इक्वल सेम प्रिंट होगा, %f की जगह a की वैल्यू प्रिंट होगी, इस तरीके से,
ठीक है, और परसेंट साइन 2 0.2, कुछ इस तरह से अगर हम लिखें तो क्या आउटपुट आएगा पता है? पॉइंट के बाद केवल 2 नंबर आप प्रिंट कराएंगे, ठीक है, 0.2। ये हमको आपको कभी बाद में बताएंगे, फिलहाल इतना जरूरी नहीं, आप इतना समझिए कि %f का मतलब आपका रियल नंबर फ्लोटिंग के लिए प्रिंट आउट करने के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर अगर कैर CH असाइन, अच्छा कैरेक्टर ए अगर यहाँ पर हम ऐसे असाइन करते हैं तो पता है क्या होगा? और आप यहाँ पर सोचेंगे कैरेक्टर के लिए क्या होता है, %C यहाँ पे होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, CH की वैल्यू। CH में क्या है, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे कोई सिंबल ऐसे प्रिंट होना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली है। तो ए है आपका, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 25 है, क्योंकि वो इंटीजर है। और इंटीजर में हमने यहाँ पे क्या पास किया है, CH का मतलब कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल जिसके अंदर ए की वैल्यू 25 पास हुई है। 25 का जो आस्की कोड होगा और जिस कैरेक्टर को प्रिंट करा वो 25 है, ठीक है। आज तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ए यहाँ पे प्रिंट हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंगल कोट में ए लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट की ये प्रॉपर्टी है कि खुद सिंगल होना चाहिए और प्लस सिंगल कोट के अंदर इनक्लोज होना चाहिए। अब क्या प्रिंट आउट होगा, अब आपका देखिए ए इज ए, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ रही है, प्रिंट आ रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर 97 असाइन कर दूं तो क्या प्रिंट आउट आएगा, %साइन की C की जगह ए हटा देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है उसे, तब भी क्या आएगा, ए ही प्रिंट आउट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि आस्की कोड ही जाके स्टोर होता है। ए स्मॉल ए का आस्की कोड क्या है, 97, इसलिए प्रिंट भी क्या हो रहा है, 97। अगर मैं 65 असाइन करूं तो क्या प्रिंट होगा, कैपिटल में ए, ठीक है। तो आप आस्की कोड भी यहाँ पर चेक करा सकते हैं। तो मैं चाहूं तो अभी एक साथ यहाँ पे दोनों चीज प्रिंट करा सकता हूँ। एक बार मैं लिखता हूँ %साइन D इज इक्वल टू, पहली बार %साइन D, दूसरी बार %साइन D, दोनों बार मैं CH की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। एक बार डेसिमल पे प्रिंट होगी, एक बार उसको कैरेक्टर में प्रिंट करेंगे। तो पहली बार डेसिमल पे प्रिंट होगी तो 65 प्रिंट करेगा, और उसके बाद वही को अगर हम, ठीक है, कैरेक्टर में प्रिंट करेंगे तो कैपिटल ए प्रिंट होगा। तो 65 और ये कैपिटल ए, यही प्रिंट आउट आने वाला है। समझ रहे हैं? 65 क्या है, कैपिटल ए का आस्की कोड है। तो इस तरह से आप किसी भी कैरेक्टर का आस्की कोड निकाल सकते हैं। अच्छा, निकालना चाहेंगे किसी का आस्की कोड? चलिए मैं बताता हूँ। मैं चाहता हूं कि आस्की कोड निकालूं, किसका निकालना चाहते हैं, पी का। चलिए स्मॉल पी का मैं आस्की कोड निकाल के बताता हूं। अब स्मॉल पी का आस्की कोड क्या होगा वो आपके सामने प्रिंट आउट आके आ जाएगा। स्मॉल पी का होता है 112 आस्की कोड, ठीक है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। अच्छा, एक बात और, आप चाहें तो एक साथ तीनों चीजों को भी प्रिंट आउट करा सकते हैं। जैसे मैंने लेंथ लिखा b इक्वल टू 25, वंस टाइम में हम तीनों चीजें प्रिंट करा सकते हैं। कैसे प्रिंट कराएंगे, जैसे a इक्वल टू किस टाइप का है, %f, b इक्वल टू %साइन D, क्योंकि वो डेसिमल प्रिंट होना है, ठीक है। और CS इक्वल टू %साइन C, क्योंकि वो कैरेक्टर में प्रिंट होना है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा से पहले a की वैल्यू प्रिंट करानी है तो a लिखूंगा, b की वैल्यू b, और उसके बाद CH की वैल्यू तो CH लिख दूंगा, और इसे रन करा के चेक करता हूँ। तो देखिए a की वैल्यू प्रिंट हो रही है, b की वैल्यू प्रिंट हो रही है, c की वैल्यू प्रिंट हो रही है, 25, CH की वैल्यू b, ठीक है। एक और चीज, लास्ट स्ट्रिंग को हम बाद में समझेंगे, फिलहाल मैं एग्जांपल की बात हूँ। सेट ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे क्या होता है, %s, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ
जैसे मैं लिख देता हूँ नेम इज %s स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग यहाँ पे कैसी होती है, डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। जैसे मैं लिख देता हूँ दीपक अपना नाम राज, अभी मैसेज क्या आएगा, नेम इज और %s मतलब स्ट्रिंग की जगह प्रिंट हो जाएगा दीपक राज। ठीक है, और बाकी आने वाले चैप्टर में हम तो समझेंगे, फिलहाल अभी देखिए आउटपुट यही आने वाला है, नेम इज दीपक राज। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा टाइप डिक्लेरेशन करते हैं और अपने फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके इसको लिखिएगा और अच्छे अच्छे तरीके से अपनी आउटपुट डिज़ाइन को चेक करिएगा। ठीक है, तो आज हमने देखा कि हम लोग कैसे आउटपुट यूज कर सकते हैं, किसकी सहायता से, प्रिंटफ फंक्शन की सहायता से। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे और इसी तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट mysurgeonline.com पे पिछले ईयर के कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने फेसबुक पेज mysurgeonline.com पे पोस्ट करता रहता हूँ। अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आज इस लेक्चर में या इसमें अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी मन में डाउट्स है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि हम लोग इनपुट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, आज हमने देखा आउटपुट कैसे दिया जा सकता है, किस टाइप से दिया जा सकता है। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हम लोग इनपुट कैसे लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।